हेलो स्टूडेंट, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आमंत्रण क्लासेस में मैं शंकर झा स्वागत करता हूं। आज आधुनिक भारत के इस खंड में हम लोग यूरोपीय व्यापारी कंपनियों के भारत आगमन के बारे में डिटेल से समझेंगे। तो इस टॉपिक को कोरिलेट करने के लिए अब तक हम लोगों ने आधुनिक भारत में किस किस टॉपिक का अध्ययन कर लिया है उसको जान लेना जरूरी है। तो ये जो टॉपिक है आपका क्या हो जाएगा, पिछले के किए गए जो अध्ययन है उससे आपका रिलेटेड हो जाएगा। तो आधुनिक भारत में अभी तक हम लोगों ने 18वीं शताब्दी के भारत के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन की जो विशेषताएं थी उसके बारे में अध्ययन कर चुके हैं। दूसरा, उत्तरवर्ती मुगल का अध्ययन कर चुके हैं और 18वीं शताब्दी में जो भारत में क्षेत्रीय राज्य थे, दक्षिण भारत में, पश्चिम भारत में, मध्य भारत में, गंगा घाटी में और पश्चिमोत्तर भारत में, सभी का हम लोगों ने अध्ययन कर लिया है। और लास्ट जो लेक्चर था आधुनिक भारत का, उसमें हमने आपको मराठों के द्वारा अपने समकालीन जो भारतीय और अन्य यूरोपीय शक्तियां थी उनके साथ जो की गई संधियां थी उसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो अब सिलेबस के दृष्टिकोण से और आधुनिक भारत पर समझ विकसित करने के दृष्टिकोण से क्या है, यूरोपीय व्यापारी कंपनियों का आगमन जो है सो वो अध्ययन के क्रम में आता है। तो इस टॉपिक को हमने दो सेगमेंट में बांट दिया है। एक सेगमेंट में हम लोग यूरोपियों के भारत आगमन के समय क्या परिस्थितियां थी उसके बारे में चर्चा करेंगे, और इसका जो दूसरा लेक्चर होगा जो आने वाला होगा उसमें हम लोग फैक्चुअल दृष्टिकोण से देखेंगे कि जो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी था उसका भारत में कहां कहां व्यापारिक केंद्र था, कहां कहां पर उसने अपने फैक्ट्री खोल रखे थे। दूसरा, कौन कौन उसके गवर्नर हुए भारत में। उसी तरीके से डच के बारे में, फ्रांसीसी के बारे में और फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में हम लोग जानेंगे। तो इस सेशन में हम लोग पूरी तरीके से कॉन्सेप्चुअली चीजों का विश्लेषण करेंगे और फिर जब कॉन्सेप्चुअली इन चीजों को हम लोग समझ लेंगे तो फिर हमें जो फैक्ट वाला अगला सेशन होगा उसे समझने में कोई कठिनाई नहीं होगी। तो सेशन की शुरुआत करने से पहले अगर अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, बेल आइकन दबा लेंगे ताकि आपको क्लास का नोटिफिकेशन समय से पहुंचता रहे। और जितना ही लोगों तक आप शेयर करेंगे उतने ही लोगों तक यह क्वालिटी मटेरियल पहुंचेगा, परीक्षोपयोगी मटेरियल पहुंचेगा। तो आइए आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करते हैं। और जैसे मैंने पहले ही बताया था कि आज का जो ये सेशन है यूरोपीय व्यापारी कंपनियों के आगमन के पीछे कौन कौन सा प्रेरक कारक था, क्योंकि उस समय समुद्री यात्रा, क्योंकि यूरोपीय कंपनी जो भी थे भारत समुद्र के रास्ते से आए थे, तो उस समय समुद्र की यात्रा करना एक बहुत ही बड़ा दुस्साहसिक कार्य माना जाता था। और वो दुस्साहसिक कार्य इसलिए था क्योंकि उस समय बड़े पैमाने पर जो है सो खतरे थे समुद्री यात्रा में। सबसे पहला था क्या कि एक तो उतने लंबे यात्रा में जलदस्युओं के द्वारा जहाज के लूट जाने की समस्या होती थी। दूसरा, जहाज का कई बार भटक जाने की समस्या होती थी। और फिर क्या होता था कि आप चल रहे हैं लेकिन कहाँ जाना है, किस तरीके से जाना है, इसके कोई जलमार्गों की कोई एक निश्चित क्रम नहीं था जैसा कि आज हमें मिलता है। तो इसलिए उस समय समुद्र यात्रा करना बहुत ही बड़ा दुस्साहसिक कार्य माना जाता था, अपने जान को जोखिम में डालने के बराबर था। फिर भी यूरोपीय देशों ने ऐसा किया तो उसके पीछे क्या प्रेरक शक्तियां थी वो जानना जरूरी है। तो इस सेगमेंट को समझने के लिए हमने यही कर दिया है कि जब यूरोपीय कंपनियां भारत आ रहे थे तो उस समय यूरोप की क्या परिस्थितियां थी, किस तरीके से यूरोप में पिछले 200 वर्षों में परिवर्तन आया था वो हम समझेंगे। और उसी 200 वर्षों में भारत की क्या परिस्थितियां थी इसको हम लोग समझेंगे। तो यूरोप और भारत की जो परिस्थितियां थी, इस अंतर को जब हम लोग समझ जाएंगे तो इससे कई सारे टॉपिक हमें समझने में आसानी होगी। हम यह भी समझ जाएंगे कि क्यों भारतीय शासक यूरोपीय व्यापारी कंपनियों के सामने पराजित हुए, क्यों यूरोपीय शक्तियों ने एक एक कर भारतीय शासक को पराजित किया और संपूर्ण भारत को एक एक क्षेत्रों को जीतकर वो औपनिवेशीकरण के अंतर्गत लाने में सफल हुए। तो इन दोनों सभ्यताओं के बीच, संस्कृतियों के बीच जो अंतर था आज उसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम लोग देखते हैं
कि यूरोप की क्या परिस्थितियां थी। तो इस 6 पॉइंट के सहारे हम लोग उस समय यूरोप की परिस्थिति को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले सामंतवाद का पतन है, दूसरा कस्तनतुनिया का पतन है, तीसरा भौगोलिक खोजों की शुरुआत और उसका प्रभाव है, चौथा पुनर्जागरण एवं उसका प्रभाव है, पांचवा धर्म सुधार आंदोलन का प्रभाव है, छठा राष्ट्रीय राज्य प्रणाली का उदय और उसका प्रभाव जो है। देखिए ये सभी टॉपिक अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। हमें इसमें से उन चीजों को निकाल लेना है कि इन सारी परिघटनाओं ने यूरोप के राजनीतिक जीवन को किस प्रकार से प्रभावित किया था और किस प्रकार यूरोप के देश जो हैं सो भारत आए और अन्य एशियाई अफ्रीकी मुल्कों की ओर आगे वो बढ़े थे। तो सबसे पहले क्या है कि लगभग 13वीं शताब्दी तक आते आते क्या है कि यूरोप में सामंतवाद का पतन होना शुरू हो चुका था। 5वीं शताब्दी से लेके 12वीं शताब्दी तक का जो यूरोप है वो डार्क एज के नाम से जाना जाता है, जिसमें सामंतवादी सिस्टम का प्रभाव था। पूरे सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक जीवन पर, धार्मिक जीवन पर सामंत और जो चर्च का प्रभाव था। तो सामंतवाद के पतन होने से क्या हुआ कि इसका 2-3 इम्पैक्ट आना शुरू हुआ। सबसे पहला क्या हुआ कि सामंतवाद के पतन होने से धीरे धीरे क्या हुआ, एक मध्यम वर्ग का यूरोप में उदय होना शुरू हो चुका था। मध्यम वर्ग का उदय होना शुरू हो चुका था, पहला इसका इम्पैक्ट पड़ा। दूसरा क्या हुआ कि मध्यकालीन जो व्यापार प्रणाली थी, जो गिल्ड सिस्टम पर आधारित थी, उसका पतन होने लगता है और धीरे धीरे व्यापार वाणिज्य, जो क्षेत्रीय व्यापार थे, उस व्यापार वाणिज्य की शुरुआत होने लगती है। और सामंतवाद के पतन का तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा था वह था कि राजाओं के शक्ति में भी इसके कारण वृद्धि हुई थी। तो अब जब राजाओं के शक्ति में इसके कारण वृद्धि हुई थी तो राजा के पास भी क्या था कि अपनी प्रशासनिक व्यवस्था को बेहतर करने के लिए, सैन्य व्यवस्था की मजबूती के लिए उनको आर्थिक रिसोर्सेज की जरूरत थी। तो वो भी चाहते थे कि सामंती सिस्टम टूटे और नई अर्थव्यवस्था का उदय हो। और जो मध्यम वर्ग धीरे धीरे उदित होकर सामने आ रहा था वो भी चाह रहा था कि व्यापार वाणिज्य बढ़े, उसे संरक्षण मिले, कानून व्यवस्था की स्थापना हो। तो अब यहाँ पर क्या था कि व्यापारियों का हित जो था वो राजाओं से सधने वाला था, क्योंकि राजा आएगा, वह कानून व्यवस्था को स्थापित करेगा, उसकी सैन्य व्यवस्था मजबूत होगी, तो शांतिपूर्ण स्थिति में व्यापार वाणिज्य का संचालन होगा, जिससे राजा को टैक्स आदि की प्राप्ति होगी और उसकी प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत होगी। तो इसलिए क्या हुआ कि इसके कारण धीरे धीरे व्यापार का उदय होना शुरू हुआ। और फिर क्या हुआ कि शहरी क्षेत्रों में छोटे छोटे व्यापारी कस्बों, केंद्रों का उदय होने लगा, छोटे छोटे समुद्र तटीय क्षेत्रों का उदय होना शुरू हुआ। इसने यूरोप को आधुनिकता की ओर ले जाने का प्रयास किया था। दूसरा कारण क्या था जिसने विश्व इतिहास को बड़े तौर पर प्रभावित किया था, वो था 1453 में क्या था कि कस्तनतुनिया का पतन हुआ था। 1453 में क्या हुआ था कि ऑटोमन तुर्क, जिसे बेसिकली उस्मानिया सल्तनत के नाम से भी जाना जाता है, इसने क्या किया था कि पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी जो ऑटोमन तुर्क के क्षेत्र में था, उस पर इन्होंने क्या किया था, कस्तनतुनिया पर कब्जा कर लिया था। और उस समय क्या था कि पूर्व और पश्चिम को देश को जाने वाला जो व्यापारिक मार्ग था वह कस्तनतुनिया से होकर ही जाता था। तो जब बर्बर तुर्कों ने उस पर अधिकार कर लिया तो भारत से या पूर्वी देशों से जो यूरोपीय देशों को व्यापारिक मार्ग जाते थे, स्थलीय व्यापारिक मार्ग, वो बंद हो गया। अब चूंकि जो यूरोपीय देश थे उन्हें पूर्वी देशों के उत्पाद की जरूरत थी, जिसमें मसाला, सुगंधित पदार्थ, नील, सोरा, इस तरह के चीजों की वहां पर व्यापक डिमांड थी। अब यदि उन्हें ये पदार्थ चाहिए तो वैकल्पिक मार्ग खोजना नितांत आवश्यक था, क्योंकि बर्बर तुर्कों ने क्या किया था, जो भारत और यूरोपीय देशों को जोड़ने वाला जो स्थलीय व्यापारिक मार्ग था उस पर कब्जा कर लिया था। दूसरा जो समस्या थी इस समय ये यह भी थी कि ये जो भारत से या अन्य एशियाई देशों से जो यूरोप को उत्पाद जाता था वो बेसिकली क्या था कि अरब व्यापारियों से भूमध्य सागर में
जो वेनिस और फ्लोरेंस के, इटली के नगर थे ये, तो इटली के वेनिस और फ्लोरेंस के व्यापारियों के माध्यम से क्या होता था, पश्चिमी यूरोप को पहुंचता था। तो जब वेनिस और फ्लोरेंस के व्यापारियों के माध्यम से पश्चिमी यूरोप को पहुंचता था तो ये सामान काफी महंगा भी हो जाता था और उनको काफी लेट से पहुंचती थी। और ये जो वेनिस और फ्लोरेंस के व्यापारी लोग थे, ये यूरोपीय देशों को भूमध्य सागरीय व्यापार में भागीदार बनाना चाहते नहीं थे। तो एक तरफ से फ्लोरेंस और जो इटली के नगर के जो व्यापारी थे, उनके तरफ से जो पश्चिम यूरोप के देशों को समस्याएं आ रही थी, सामान महंगा मिल रहा था, लेट मिल रहा था। और तीसरा, भूमध्य सागरीय व्यापार में वो स्पेन को, पुर्तगाल को, इन देशों को पार्टिसिपेट करना चाहते नहीं थे। और ठीक उसी समय क्या हुआ, 1453 ईस्वी में कस्तनतुनिया पर बर्बर तुर्कों ने, उस्मानिया सल्तनत ने, ऑटोमन तुर्कों ने कब्जा कर लिया, जिसके कारण स्थलीय व्यापारिक मार्ग क्या हो गए, बंद हो गए। तो अब यदि यूरोपीय देशों को एशियाई उत्पाद चाहिए, भारतीय उत्पाद चाहिए, तो उन्हें वैकल्पिक मार्ग खोज करना ही होगा। और इसी का परिणाम था कि इसके बाद विश्व इतिहास में एक नए युग की शुरुआत होती है, जिसको हम लोग भौगोलिक खोज की युग कहते हैं, एज ऑफ ज्योग्राफिकल इन्वेंशन कहते हैं। इस भौगोलिक खोज के परिणाम से क्या हुआ कि विश्व के कई समुद्री व्यापारिक मार्गों की खोज हुई। और इसी समय 1487 ईस्वी में जो है, कितने ईस्वी में, तो ठीक 1487 ईस्वी में बार्थेलोम्यू डियाज के द्वारा जो है आशा अंतरीप नामक, जिसको केप ऑफ गुड होप मार्ग कहते हैं, जो अफ्रीका के बिल्कुल दक्षिण तट से होकर गुजरता है, आशा अंतरीप नामक व्यापारिक मार्ग की खोज की। और उसी आशा अंतरीप व्यापारिक मार्ग से होते हुए 1498 में क्या होता है, पुर्तगाल नाविक वास्को डिगामा भारत आता है। और जब वास्को डिगामा भारत आता है तो वह 2 साल भारत में रहता है, और यहां से लेकर जो भारतीय उत्पाद वो पुर्तगाल पहुंचता है, तो कुल यात्रा व्यय में जो उसका खर्च होता है आने और जाने में, उसको काट देने के बाद भी वास्को डिगामा को उस व्यापार में 60 गुना अधिक लाभ हुआ था। तो इस लाभकारी व्यापार को अब जो थे पुर्तगाली और अन्य जो यूरोपीय व्यापारी थे वो खोना नहीं चाहते थे। और पुर्तगाल से फिर डच और अन्य देशों को भी इसकी जानकारी मिली, क्योंकि उस समय क्या होता था कि जब ये पुर्तगाली जो जहाज पुर्तगाल के तट पर पहुंचता था, तो वहां पर इंग्लिश चैनल के आसपास क्या होता था, उसके नीचे में जो फ्रांस के जलदस्यु होते थे, जो ब्रिटेन के जलदस्यु होते थे, उन सामानों को लूट लिया करते थे। और उसके बाद वो लूटा हुआ सामान ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम, हॉलैंड, नीदरलैंड, अन्य देशों में पहुंचा। और उनको लगा कि इस तरह का उत्पाद है और इस व्यापार से इस प्रकार का लाभ कमाया जा सकता है। यही रीजन है कि पुर्तगाल के बाद आप देखेंगे डच, फिर फ्रांसीसी, फिर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, फिर डेनिश, सभी एक एक करके भारत में व्यापार करने के लिए आते गए थे। तो यह कस्तनतुनिया का पतन था, जिसने भौगोलिक खोज की शुरुआत की, कई सारे जलीय मार्गों की खोज हुई, और फिर भारत के साथ यूरोपीय देशों के लिए एक नए युग की शुरुआत हुई। हालांकि वह हमारे लिए नए युग नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हमारे लिए वह एक प्रकार से अवशोषण के युग की शुरुआत होगी कुछ दिनों के बाद, लेकिन बेशक उनके लिए एक नए युग था, क्योंकि उनके लिए आर्थिक समृद्धि का और दौर आगे बढ़ने वाला था। चौथी घटना जिसने यूरोप को प्रभावित किया था, उसने किया था पुनर्जागरण और उसका प्रभाव। तो पुनर्जागरण का जो सबसे अधिक प्रभाव पड़ा था, उसने क्या किया था कि यूरोप वासियों के मानसिकता को बदल दिया था। उनके जो जीवन पर धर्म का प्रभाव था वो कमजोर हो चुका था, और सबसे बड़ी बात था कि अंधविश्वास की दौर से वो धीरे धीरे बाहर निकलते जा रहे थे। यूरोप में वैज्ञानिक समाज और वैज्ञानिक सोच का विकास होने लगा था, और ये जो पुनर्जागरण की भावना थी, जो पुनर्जागरण का प्रभाव था, इसका प्रभाव तो हर एक क्षेत्रों में पड़ा था, लेकिन इसने यूरोपियों को कहते हैं कि एक प्रकार से आधुनिकता के दरवाजे पर लाकर खड़ा कर दिया था। और निसंदेह पुनर्जागरण जो है सो आधुनिक यूरोप की खोज मानी जाती है कि इसके बाद यूरोप जो है सो एक नए युग में प्रवेश कर जाता है। तो पुनर्जागरण ने इन्हें दुस्साहसिक प्रवृत्ति जो करने का, दुस्साहसिक चीजें भर दी इन लोगों में, और उसके बल पर ये लोग आगे बढ़ने लगे।
और उसके साथ ही क्या हुआ कि इसके ठीक पैरेलल क्या हुआ था कि पुनर्जागरण जब हुआ तो इसने धर्म सुधार आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार कर दी। यहां पर धर्म सुधार आंदोलन का तात्पर्य है कि ईसाई धर्म में जो उस समय बुराइयां आ गई थी उसको दूर करने के लिए मार्टिन लूथर के द्वारा जो चलाया गया सुधार आंदोलन था उसको हम लोग धर्म सुधार आंदोलन कहते हैं। चूंकि यूरोप में कैथोलिक धर्म का प्रभाव था और उन्होंने कैथोलिक के विचारों का जो आडंबरपूर्ण विचार थे उसका विरोध करना शुरू किया था, इसलिए मार्टिन लूथर के द्वारा चलाए गए विचार जो थे वो प्रोटेस्टेंटवाद कहलाए। उसके बाद कई सारे वाद आए, लेकिन धर्म सुधार आंदोलन से पहले यूरोप को क्रिश्चियनडम कहा जाता था, ईसा का राज। इसका अर्थ था कि यूरोप का पूरा जो जीवन था धर्म प्रेरित, धर्म केंद्रित और धर्म नियंत्रित था। लेकिन धर्म सुधार आंदोलन ने यूरोप को इसके दौर से बाहर निकाला। यूरोप में लोगों में आलोचनात्मक दृष्टिकोण विकसित होने लगा। लोगों के जीवन पर जो चर्च का प्रभाव था वो कमजोर पड़ने लगा। अंधविश्वास का दौर कमजोर पड़ने लगा। विज्ञानवाद को यूरोप में बढ़ावा मिलने लगा। आधुनिक सोच, आधुनिक समाज का निर्माण वहां पर होना शुरू हुआ। सबसे बड़ी बात क्या हुई कि इस धर्म सुधार आंदोलन के दौरान क्या हुआ कि राजा की शक्ति में भी वृद्धि, क्योंकि चर्च का प्रभाव राजनीतिक जीवन पर भी था। तो जैसे ही चर्च का पोप का प्रभाव कम हुआ वैसे ही राजा का महत्व बढ़ना शुरू हुआ। और उस समय क्या हुआ कि कई सारे जो चर्च थे उनकी संपत्ति राजाओं के द्वारा जब्त कर ली गई, जो उस समय के राजाओं ने अपनी प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने में, सैन्य क्षमता को मजबूत करने में और व्यापार वाणिज्य आर्थिक समृद्धि में लगाया था। तो ये जो धर्म सुधार आंदोलन का प्रभाव था इसने भी क्या किया, यूरोप को आधुनिकता के दरवाजे पर लाकर खड़ा कर दिया था। और उसके बाद राष्ट्रीय राज्य प्रणाली का उदय होता है यूरोप में। और राष्ट्रीय राज्य प्रणाली के उदय और साथ ही इसके साथ क्या होता है कि एज ऑफ एनलाइटमेंट आ जाता है, जिसमें विज्ञान के, प्राकृतिक विज्ञान का शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र था जिसमें प्रगति ना देखी गई हो। कुल मिलाकर यह स्थिति यूरोप की बन चुकी थी कि सामंतवाद के पतन, कस्तनतुनिया के पतन, भौगोलिक खोजों के कारण, पुनर्जागरण के प्रभाव के कारण, धर्म सुधार आंदोलन के प्रभाव के कारण, राष्ट्रीय राज्य प्रणाली के उदय और विकास के कारण क्या हुआ था, एक आधुनिक यूरोप का निर्माण हो चुका था। यूरोप आधुनिकता के दहलीज पर आ चुका था। और इन सारी घटनाओं ने क्या किया था कि यूरोप वासियों में क्या किया था, एक दुस्साहसिक प्रवृत्ति को जन्म दे दिया था। और यही रीजन है कि इस समय, इस युग में स्पेन और पुर्तगाल सबसे पहले आगे निकला। इन लोगों ने मानव संसाधन से, जबकि उत्तरी यूरोप के देशों ने, जैसे बेल्जियम हो गया, नीदरलैंड हो गया, ब्रिटेन हुए, फ्रांस, उन्होंने आर्थिक संसाधन से इनको जो है सो सपोर्ट किया कि आप भौगोलिक खोज में आगे बढ़ो और हम आपके पीछे हैं। और यही रीजन है कि इस दौर में ये लोग आगे बढ़े। और जैसे मैंने पहले ही कहा कि चूंकि वास्को डिगामा जब भारत आया था तो पूरी यात्रा में जो उसका खर्च हुआ था उसको काट देने के बाद उस व्यापार में 60% लाभ की प्राप्ति हुई थी। और जाहिर सी बात है कि इस लाभ को बनाए रखने के लिए पुनः वास्को डिगामा का दोबारा भारत आगमन होता है। और उसके बाद आप देखेंगे कि पुर्तगाल एक सिस्टमैटिक ढंग से भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार करना शुरू करते हैं। पुर्तगाल के बाद डच ईस्ट इंडिया कंपनी, फिर डच के बाद देखेंगे कि भारत में जो है सो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, फिर फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया, डेनिश, एक के बाद एक आते हैं। लेकिन इन सब में आगे चलकर क्या होगा कि एक एक कर को अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा पराजित किया जाएगा और पूरे भारत पर जो है सो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का आधिपत्य हो जाएगा। तो ये आधिपत्य कैसे हुआ इस पर हम ब्रिटिश विस्तार के दौर में चर्चा करेंगे। लेकिन जिस समय यूरोप में ये सारी चीजें प्रगति का दौर चल रहा था उस समय भारत की क्या स्थिति थी वो जान लेना जरूरी होगा। तो हम जान जाएंगे कि दोनों संस्कृतियों के बीच गैप कहाँ था और क्यों वो जब भारत आए तो एक एक करके भारतीय शासक को जीतते गए, एक एक क्षेत्र को जीतते गए और भारतीय शासक पराजित होते गए। तो इसमें भारत में की जो स्थिति थी तो इसको भी हमने कई पॉइंट के सहारे कर दिया है। सबसे पहले राजनीतिक दृष्टिकोण से,
फिर सैन्य दृष्टिकोण से, फिर आर्थिक दृष्टिकोण से, फिर विज्ञान और प्रौद्योगिकी के दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से, धार्मिक दृष्टिकोण से और कुल मिलाकर सांस्कृतिक दृष्टिकोण से देखेंगे। हालांकि इन सभी टॉपिक पर जब मैं 18वीं शताब्दी के भारत के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन के बारे में चर्चा कर रहा था तो वो मैंने काफी डिटेल से बताया था, तो आप उस वीडियो को भी जाकर देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो रेलिवेंट है इस टॉपिक के साथ, इस पर हम जरूर डिस्कशन कर लें। तो राजनीतिक दृष्टिकोण से अभी भारत जो था क्या था कि बेसिकली कई छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, सबसे पहली विशेषता। दूसरी विशेषता क्या थी कि मुगल सत्ता का उत्तरोत्तर पतन होते जा रहा था। तीसरी विशेषता क्या थी कि मुगल सत्ता के खंडहर पर कई क्षेत्रीय राज्यों का उदय हो रहा था। ये जो क्षेत्रीय राज्य थे आपस में लड़ते थे अपने क्षेत्र विस्तार के लिए। पांचवा, भारतीय शासकों में एकता की कमी सबसे प्रमुख समस्या थी। कभी भी विदेशी शक्तियों का सामना इन्होंने एक रूप से होकर, यूनिट बनाकर, गठबंधन बनाकर, गठजोड़ होकर नहीं किया। उस समय आप देखेंगे कि जब मराठों के साथ अंग्रेज का संघर्ष होता था तो दूसरी शक्तियां मैसूर निजाम देखते रहते थे। जब मैसूर के साथ हो रहा है तो निजाम मराठे देख रहे हैं, जब निजाम के साथ हो रहा है तो मैसूर मराठे देख रहे हैं। इवन कि मराठा कॉन्फेडरेसी में भी यदि पेशवा के साथ युद्ध हो रहा है तो अन्य जो चार उनके परिवार के सदस्य हैं वो वाच करते रहते थे। तो आपसी एकता की कमी थी। साथ ही साथ दरबारी षड्यंत्र उस समय जो था सो चरम पर था। तो ये जो, और पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत की उपेक्षा, सीमावर्ती क्षेत्र पर कोई भी ध्यान नहीं दिया गया था। तो ये जो विकेंद्रीकरण का दौर था, और पूरे भारतीय इतिहास के घटनाक्रम को हम लोग देखेंगे तो जब भी भारत में केंद्रीय सत्ता के पतन के बाद विकेंद्रीकरण का दौर आया है, भारत में विदेशी आक्रमण हुआ है और उसमें आक्रमणकारी आक्रांता सफल भी रहे हैं। जैसे आप मौर्य के पतन के बाद मौर्योत्तर काल में देखें कि शक, कुषाण, पहलव, पार्थियन का आक्रमण होता है। फिर गुप्तों के पतन और हर्षवर्धन के पतन के बाद आप देखें कि अरबों का आक्रमण, फिर गजनबी का आक्रमण, गोरी का आक्रमण, फिर तुर्कों के द्वारा केंद्रीय सत्ता की स्थापना होती है। लेकिन जैसे जैसे उत्तरवर्ती तुर्क जाते हैं, तुगलक वंश के समय, लोधी वंश के समय सल्तनत की सत्ता कमजोर पड़ती है, कमजोर शासक आते हैं, बाबर का आगमन होता है। और फिर जैसे ही आप देखते हैं कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद केंद्रीय सत्ता कमजोर पड़ती है तो नादिर शाह का आक्रमण, अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण और फिर दक्षिण भारत से समुद्र के रास्ते से यूरोपियों का आगमन होना शुरू हो जाता है। तो ये भारतीय इतिहास की प्रवृत्ति रही है। तो राजनीतिक दृष्टिकोण से भारत उस समय बिल्कुल एक केंद्रीय शासक का अधीन नहीं था। ये भारत की सबसे बड़ी कमजोरी थी। दूसरा क्या था कि सैन्य दृष्टिकोण से भी भारत क्या था कि बहुत मजबूत नहीं था। जाहिर सी बात है कि मुगल शासक जो उत्तरवर्ती मुगल थे उनकी आर्थिक और सैन्य दोनों ही क्षमताएं काफी कमजोर पड़ चुकी थी। और जो क्षेत्रीय राज्य थे उन्होंने भी सैन्य क्षमता को मजबूत करने का प्रयास नहीं किया था। किसी भी भारतीय शासकों ने नौ सैनिक व्यवस्था की ओर ध्यान नहीं दिया था। जबकि ब्रिटेन उस समय अजय शक्ति के रूप में इसीलिए जाना जाता था क्योंकि उसकी नौसेना सर्वश्रेष्ठ थी। यूरोप में भी सर्वश्रेष्ठ नौसेना थी उसकी। हालांकि कुछ भारतीय शासकों ने यूरोपीय पद्धति पर सैन्य व्यवस्था गठित करने का प्रयास किया था, जिसमें मैसूर के शासक हो जाएंगे, रंजीत सिंह हो जाएंगे, बंगाल के शासक जो है सो सिरा जो कुछ हो जाएंगे वो हो जाएंगे। लेकिन फिर भी भारतीय सैनिकों में वो अनुशासन नहीं था जो क्या था यूरोपीय सैनिकों में था। और सैन्य व्यवस्था हमारी परंपरागत रही, आधुनिक हथियार हमारे यहाँ नहीं थे। इस कारण से सैन्य व्यवस्था में भी हम कमजोर थे, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। तीसरा, आर्थिक तौर पर भारत क्या था कि उस समय एक ग्रामीण अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता था। हालांकि बहुत सारे उत्पाद भारतीय थे जो विदेशों को जाते थे, लेकिन हमारे लिए सबसे यहाँ महत्वपूर्ण यह है कि आर्थिक तौर पर आर्थिक शक्ति को सैन्य शक्ति से किसी भी भारतीय शासक ने जोड़ने का प्रयास नहीं किया। यानी कि सैन्य शक्ति की मजबूती और राज्य व्यवस्था की मजबूती आर्थिक समृद्धि में है, ये किसी भी भारतीय शासक ने नहीं किया। उत्तरवर्ती मुगलों में वह क्षमता रह नहीं गई थी, ये मराठों में थी यह क्षमता, वो कर सकते थे, लेकिन वो भी उसी पतनशील व्यवस्था के शिकार हो गए थे जिसके कि कभी मुगल प्रतिनिधित्व रहे थे। तो किसी भी भारतीय शासकों ने अपनी सैन्य व्यवस्था को, अपनी राजनीतिक व्यवस्था को आर्थिक समृद्धि से जोड़कर नहीं देखा।
किसानों को उत्पीड़ित करना, मराठों के लिए चौथ और सरदेशमुखी उनके आप कहेंगे कि सहयोगी खोने का एक बहुत बड़ा कारण था, क्योंकि पानीपत के युद्ध में अहमद शाह अब्दाली विदेशी होते हुए भी कई भारतीय राजाओं का, सामंतों का समर्थन प्राप्त करने में सफल रहा, जबकि मराठे स्थानीय शक्ति होते हुए भी किसी भारतीय शासक का समर्थन प्राप्त करने में असफल रहे थे। निसंदेह उनकी जो लूटपाट की नीति थी उससे स्थानीय शासक जो थे वो परेशान रहते थे और असंतुष्ट रहते थे। तो ये भारतीय राज्य व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था और आर्थिक जीवन की कमजोरियां थी, जिससे इनकार नहीं किया जा सकता। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सबसे बड़ी बात यह थी कि पिछले 200 वर्षों में पश्चिम ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की थी, जैसा कि पहले कभी नहीं हुआ था। लेकिन इस पिछले 200 वर्षों में भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक ठहराव का युग था, कोई खास प्रगति आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो जाहिर सी बात है कि ये जो प्रौद्योगिकी के विकास का अंतर था वह दोनों सभ्यताओं के बीच का एक बहुत बड़ा गैप था। और सामाजिक दृष्टिकोण से भी आप देखेंगे तो भारत उस समय जाति के बंधनों में, सामाजिक जड़ता की स्थिति थी। कई भारतीय समाज को यदि आप दो वर्गों में, मुस्लिम और हिंदू समुदाय के रूप में देखेंगे तो दोनों ही समुदाय क्षेत्र, वर्ण, नस्ल, भाषा, स्थान कई आधारों पर विभाजित था। और जिस तरीके से हिंदू समाज के अंतर्गत निम्न वर्ग के लोग जो थे शोषित और उत्पीड़ित थे, ठीक उसी तरीके से मुस्लिम समुदाय के अंतर्गत भी क्या था कि निम्न वर्ग के लोग जो थे वो शोषित और उत्पीड़ित थे। और अंतर वर्ण विवाह का वर्जित होना, खान पान का वर्जित होना, एक तरीके से सामाजिक जड़ता की स्थिति थी। दास प्रथा, बंधुआ मजदूरी प्रथा, तमाम जो सामाजिक कुप्रथाएं होती है वो। और महिलाओं की स्थिति में आप देखेंगे तो बाल विवाह का प्रचलन था, सती प्रथा का प्रचलन था, दहेज प्रथा का प्रचलन था, विधवा बिना विवाह नहीं हो, पुनर्विवाह नहीं होते थे, देवदासी प्रथा का प्रचलन था। तो कई प्रकार की बालिका हत्या का प्रचलन है। तो कई प्रकार की सामाजिक विकृतियां समाज में व्याप्त थी। और इसी तरीके से धार्मिक जीवन के क्षेत्र में भी क्या था कि पुरोहितवाद, मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, कर्मकांड जैसे चीजों का बोलबाला था। धार्मिक दृष्टिकोण से समुद्र यात्रा वर्जित माना जाता। अब जाहिर सी बात है कि अब समुद्र यात्रा नहीं करेंगे तो बाहर की दुनिया में क्या घटित हो रही है, नहीं हो रही है, आप कैसे समझेंगे। तो इन सारी सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था के कारण क्या था कि हमारा एक तरीके से विदेशों से संपर्क लगभग कटा हुआ था। हम एक अलगाववाद की स्थिति में थे, अलगाववाद का जीवन जी रहे थे। पश्चिम में क्या प्रगति हो रही है वो हम समझ नहीं पा रहे थे। तो ये जो दोनों सभ्यताओं और संस्कृति के बीच का अंतर था कि एक ऐसी संस्कृति है जो सामंतवाद के पतन के बाद, कस्तुनुतुनिया का जो पतन हुआ था उसका जो इम्पैक्ट हुआ था, भौगोलिक खोज, पुनर्जागरण, धर्म सुधार आंदोलन, राष्ट्रीय राज्य प्रबोधन के युग से गुजर चुका है। नई सोच, नई संस्कृति, नई विचारधारा से लैस है। और वो कौन सी है? विस्तारवादी विचारधारा, उपनिवेशवादी विचारधारा है। और एक ऐसी संस्कृति है जो राजनीतिक तौर पर बिखरा हुआ है, सामाजिक तौर पर कई बंधनों में है, धार्मिक तौर पर कई बंधनों में है, आर्थिक तौर पर कमजोर है, सैन्य तौर पर कमजोर है। तो निसंदेह है जो भारतीय शासकों की पराजय हुई थी, कहीं न कहीं इस व्यवस्था की जो विसंगतियां थी उसमें निहित है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये सेशन जो है आपको अच्छा लगा होगा। और यदि अच्छा लगा है तो आप जरूर कमेंट कीजिए, इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको जो है सो क्लास का आगे का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आगे का जो अब सेशन होगा, अब आप बेहतर तरीके से इसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि किस तरीके से, कैसे भारत में पुर्तगाली का आगमन होगा, डच का आगमन होगा, अंग्रेजों का आगमन होगा, फ्रांसीसी का आगमन होगा, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन होगा। अब उसमें हमें यही जानना है कि कहाँ कहाँ उनके व्यापारिक कंपनी कोठी थे, किस तरीके से उनके गवर्नर होते थे, कैसे गवर्नर जनरल बने, कुछ वो फैक्चुअल सेक्शन होगा। लेकिन यहाँ पर कई मेंस के सेक्शन के प्रश्न बनते हैं कि यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के समक्ष भारतीय शासकों के पराजय के क्या कारण थे। आप बेशक आप अच्छे से लिख सकते हैं। दूसरा, वो क्या परिस्थितियां थी जिसने यूरोप वासियों को दुस्साहसिक कार्य करने के लिए प्रेरित किया। सामने में आपके उत्तर है, आप आराम से लिख सकते हैं।
तो इस टॉपिक पर अब जो पीटी में भी कई सारे प्रश्न आपके बनेंगे आज के लेक्चर पर और मेंस में भी, तो आप इसका नोट्स बना लीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर में, तब तक इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।